इंटरमीडिएट के सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। इसमें समाजशास्त्र कक्षा 12 का जो पहला पार्ट है, भारतीय समाज एक परिचय नाम का, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये अंतिम वीडियो है पहले अध्याय से संबंधित, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इसके बाद एक आध प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि भारतीय समाज की परिभाषा पूछ लें या उपनिवेशवाद की परिभाषा पूछ लें, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके बारे में एक वीडियो और आ जाएगा। बाकी पहला अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरे अध्याय की जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक इस प्रकार से डिस्कशन करेंगे कि अगर उससे अति लघु या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाए तो उसको भी अटेम्प्ट करना आसान हो। तो इसमें 12वां क्वेश्चन है, समाज क्या है। तो समाज क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका आंसर भी आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। समाज क्या है, तो पहला ऑप्शन है मूर्त। समाज मूर्त है, समाज अमूर्त है, या फिर दोनों है। तो ये दोनों है, समाज मूर्त भी है और अमूर्त भी है। ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए सिर्फ ये समझ लें, मूर्त मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें दृष्टिगत होती हैं, यानी कि जो हमें दिखाई देती हैं। जो दिखाई देने वाली चीज़ है उसको हम कह सकते हैं वो मूर्त है, और जो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं वो अमूर्त हो जाती हैं। अब दिखाई देने वाली चीज़ में क्या हो सकता है, जैसे परिवार है, परिवार हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो हमारे नातेदारी हैं वो सब हमें दिखाई देती हैं। ऐसे कुछ संस्थाएं जैसी हैं तो वो भी हमें दिखाई देती हैं। जैसे परिवार भी एक प्रकार की संस्था ही है। विद्यालय है, विद्यालय भी समाज का एक पार्ट है। इसी तरीके से जो आवास है वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। और जितने भी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं वो समाज के एक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले हिस्से ही है, पार्ट हैं। तो मूर्त में इन सारी चीज़ों को रखा जा सकता है। अमूर्त में जैसे मुख्य रूप से जो संस्कार वगैरह होते हैं, जो संस्कार होते हैं, जैसे कि 16 संस्कार हो गए। इसके अलावा जो वैल्यूज़ होते हैं, यानी कि मूल्य जो होते हैं, उनको भी हम अमूर्त में रख सकते हैं। मूल्य जो है वो एक आंतरिक मामला तो है, लेकिन जो हम मूल्य जब दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि बड़ों का अभिवादन करना, ये एक मूल्य है। लेकिन हम उसको दिखाने के लिए, कोई अगर बड़ा आएगा तो हम कुछ ना कुछ ऐसा कृत्य करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि हम बड़े का अभिवादन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हिंदू समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति है, तो कोई बड़ा उसके सामने आता है तो उसको प्रणाम करके या हाथ जोड़ करके या पैर छू करके उसका अभिवादन करते हैं। ऐसे इस्लाम में अगर कोई व्यक्ति है तो हो सकता है वो हाथ मिलाए या फिर अस्सलाम वालेकुम बोले। इस प्रकार के कुछ शब्द बोल करके वो अपने अभिवादन व्यक्त कर सकता है। तो जो मूल्य है कि अभिवादन हमें अपने बड़ों का करना है, ये एक मूल्य है। लेकिन जब इसको हम करते हैं, यानी कि जिस रूप में हम उसका प्रकटीकरण करते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक दृष्टिगत मूल्य है। लेकिन मूल्य को हम अमूर्त में रख सकते हैं, संस्कार को भी अमूर्त में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मूर्त और अमूर्त मिल करके एक समाज का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो संप्रदायवाद तो नहीं होगा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, क्षेत्रवाद भी नहीं होगा, जातिवाद भी नहीं होगा, राष्ट्रवाद होगा। राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण मतलब क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन कह लें, कि किसी भी देश में, यानी कि किसी भी राष्ट्र में जितने भी उसके भूभाग हैं, जितने उसके व्यक्ति हैं, सभी लोगों में एक सामंजस्यपूर्ण जब बातें रहें, लोगों में समन्वय बना रहे, लोग एक दूसरे के सह अस्तित्व की भावना का विकास करने का प्रयास करें, एक दूसरे को जाति के आधार पे या क्षेत्र या संप्रदाय के हिसाब से, धर्म के हिसाब से किसी को दबाने का प्रयास न करें। तो उसको जब इस तरीके से लोग एकाकी एक होने लगते हैं, इंटीग्रेट होने लगते हैं, तो उसी को हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण है। तो राष्ट्रीय एकीकरण के ये जो तीनों दे रखे हैं, ये एक तरीके से राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर करने वाले कारक हैं, ये तीनों। संप्रदायवाद क्या होता है, संप्रदायवाद मतलब कि एक ऐसी भावना या एक ऐसा विचार जिसमें किसी एक संप्रदाय के लोगों का बहुत ज़्यादा पक्ष लिया जाता है। क्षेत्रवाद मतलब एक ऐसा विचार जिसमें एक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो हैं अपने क्षेत्र से इतना ज़्यादा लगाव रखने लगते हैं कि उनके लिए वो क्षेत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, राष्ट्र के ऊपर उनका क्षेत्र हो जाता है। यानी
कोई व्यक्ति एग्जाम्पल के रूप में यदि 80 के दशक में देखा जाए तो पंजाब में रहने वाला कोई व्यक्ति जो था, कोई व्यक्ति मतलब कि कुछ व्यक्ति जो थे, उनके लिए पंजाब का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बल्कि इंडिया जो है वो कम महत्वपूर्ण हो गया था। तो हम कह सकते हैं वो क्षेत्रवाद की भावना अपने रखती है इस तरीके से। ऐसे जातिवाद जो कि बहुत ही गंदी चीज़ है, बहुत ही घटिया चीज़ है, जो लोगों को तोड़ने का एक बहुत बड़ा कारक होती है। इसमें जैसे कुछ सवर्ण हैं या कुछ कथित निम्न जातियां हैं, उनके बीच में आरक्षण इत्यादि को लेकर के बहस चलते ही रहते हैं। तो जातिवाद जो है वो भारतीय समाज में बहुत गहरे समाये हुए हैं। इसके बारे में एक अलग से वीडियो में विस्तारपूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता पड़ेगी कि जाति क्या होती है, जाति की अवधारणा क्या है, जाति कब जन्म में आई, मतलब जाति का कब जन्म हुआ, जाति और वर्ण व्यवस्था में क्या अंतर है, वर्ण व्यवस्था अच्छा है कि जाति व्यवस्था अच्छी है, कि दोनों ही अच्छे नहीं हैं, कि दोनों ही अच्छे हैं। तो इन सब विषयों पर एक विस्तृत वीडियो में चर्चा करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिलहाल इसमें एक क्वेश्चन और रह गया था इस चैप्टर में, जो कि पूरा ही हो गया है। तो ये 13 क्वेश्चन है कुल मिलाकर के। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के सारे वीडियोस जो अगले चैप्टर्स के हैं वो सब प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।